Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up December 11th, 2023 Hindu newspaper. Starting with the first one. Key COP document calls for progress in adapting the climate change by 2030. So right now negotiation is going on in COP28 that is being held in Dubai. तो वहाँ पर final version is expected to be part of the agreement which is talking about the 2030 principle. There is a commitment on time-bound plans to reduce their own greenhouse emission, that is NDC, nationally determined contribution, reflected in global stock take. That is the सबका जो responsibility with respect to the global emission and equally important process underway adaptation. Adaptation fund. What is adaptation? So adaptation means the ecological, social, and economic system that countries must make in response to this and other anticipated climate effects. तो क्लाइमेट मिटिगेशन करने के लिए कंट्रीज को क्या इन इकोनॉमिक सोशली एंड इकोलॉजिकल मेजर्स क्या लेना पड़ेगा, तो उसको अडेप्टेशन बोलते हैं. तो ये सब एग्जांपल हो सकता है. लाइफ मिशन इज एन अडेप्टेशन. देन क्लाइमेट फाइनेंस, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, मेकिंग चेंजेस इन ईवी पॉलिसीज, तो वो अडेप्टेशन का एक एग्जांपल. विष्णुदेव साय chosen as a new Chhattisgarh CM. The name is important. He is a tribal leader, BJP veteran. तो प्रवेश छत्तीसगढ़ एज अ सुन करके आपके दिमाग में क्या आता है पहला चीज? मेरे दिमाग में औसत तीन चीजें आती हैं। पहला ये कि छत्तीसगढ़ कार्ड हुआ 2000 के अंदर, 2000 ईयर के अंदर फ्रॉम द एमपी। ये एक फॉरेस्ट रिच प्रोविंस है, मतलब फॉरेस्ट रिच स्टेट है। तीसरा, ये जो हमारा भारत दर्शन, जो प्रधानमंत्री भारत दर्शन की स्कीम है, प्रसाद स्कीम सॉरी, उसके अंदर राम सर्किट एक करके है, जिसमें जो लॉर्ड राम के जितने भी ऐसे साइट्स हैं जहां पर वो रहे वो दिखाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ देम। तो तीन और चीजें मुझे चैलेंजेस? अभी ध्यान आती हैं। हाँ, चैलेंजेस क्या हो सकता चैलेंज, है? हाँ एक मानसी. सबसे बड़ा चैलेंज हम्म. वुड बी द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो हम यस. रेड कॉरिडोर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ स्टेट इज अ पार्ट ऑफ दैट। एंड वी कैन आल्सो टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। हाँ मतलब उसमें जो उनका जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंडिकेटर्स होता है, उसमें पीछे है छत्तीसगढ़. तो मेजोरिटी, मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में वो पीछे हैं. और ब्लॉक लेवल एस्पिरेशन प्रोग्राम है, तो वो भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है. तो रिगार्डिंग द सीगल्स, सीगल इज स्पीसीज जो हर जगह पाए जाते हैं, तो स्पेसिफिक माइग्रेटरी स्पीसीज नहीं. सीगल्स, एक सेकेंड. इस पे सर्च करना एक बार मानसी, सीगल्स के बारे में. ओके आशिक। ये एक बार ले लो प्रवेश. CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, क्या होता है? एंड चाइल्ड लेबर लॉ है क्या? हाँ, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि पुलिस क्वेश्चन एम्प्लॉयर्स फॉर ब्रूटलाइजिंग द माइनर हेल्थ एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से चाइल्ड लेबर लॉ वायलेटेड। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट का, उसके अंडर काम करती है। और सेंट्रल एलवे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर जो सेंट्रल कमेटी है वो है। और चाइल्ड लेबर की जहाँ तक आपने बात की, तो चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड बाय दिस एक्ट। इसके अंदर हर तरीके का चाइल्ड लेबर रेगुलेट मतलब प्रोहिबिट नहीं होता है। 14 ईयर से ऊपर आप अगर चाइल्ड लेबर करते हैं इन नॉन हैजार्डस
ऑक्यूपेशन, तो आपको वो अलाउड है, बशर्ते कि आपको रेगुलेट किया जाता है, आपके सर्विस कंडीशंस, आपकी सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और 14 ईयर से नीचे आपका इंडिया के अंदर जो चाइल्ड लेबर है वो कम्प्लीटली बैन है। तो ये चीजें हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्यों होता है? कोई स्टार्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी है वो स्टैट्यूटरी? किसके अंडर में आता है? ये जुवेनाइल जस्टिस है ना, वो जुवेनाइल हम्म जस्टिस हम्म हम्म एक्ट, इसके अंडर आता है। तो 2015 के अंदर जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया तो उसके अंडर आती है कमेटी। ठीक है। RRTS, it is a merit Delhi Merit Regional Rapid Transport System. It is developed about 30,000 crores. तो इसका बेनिफिशियल क्या है प्रवेश इसमें, अगर RRTS को अगर हम हर जगह अगर इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहला तो है कि जो आपका कॉम्यूटेशन है हम्म उसके अंदर आपको ट्रैफिक कंजेशन से बचत मिलेगी, अफोर्डेबल आपको ट्रैवलिंग करने को मिलेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, वुमेन की भी बच्चों की भी। उसके बाद टाइमली आप कम्यूट कर पाएंगे, बहुत कम टाइम में पहुंचा रहा है, अराउंड 40 to 45 मिनट्स में 60 किलोमीटर कवर करेगा। इसके बाद क्या है कि जब ये RRTS जो जा रहा है, ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन से मेट्रोपॉलिटन को जोड़ रहा है, दिल्ली से मेरठ को जोड़ रहा है। तो होगा क्या कि जो भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो और ज्यादा लेवल पे बढ़ जाएंगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद जो आप बोल सकते हो कि मल्टी मॉडल मॉल्स खुलेंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल सोसाइटीज आएंगी, कॉम्प्लेक्सेस आएंगी, तो यूनिवर्सिटीज आएंगी, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। एनवायरनमेंट का भी ले सकते हैं कि अगर मेट्रोपॉलिटिकल को कनेक्ट कर रहा है तो जो जॉब कर रहे होंगे उनका व्हीकल यूज नहीं करना पड़ेगा, वो मेट्रो के थ्रू कर सकते हैं, तो पोल्यूशन कम होगा, उसमें भी हेल्प कर सकता है। हम्म आप बताओ उससे कुछ अलग। नहीं, 13,000 करोड़ है ना, वो ज़्यादा अमाउंट मुझे लगता है एज कम्पेयर टू बाकी से, इसलिए। नहीं औषिक, इसमें इसमें क्या है ना कि ये 30,000 करोड़ इस वजह से लगा है क्योंकि ये जो ट्रेन है बेसिकली ना तो ये मेट्रो है और ना ये जो अपना ओल्ड रेल जिसको बोलते हैं वो है, ये बाहर से मंगाई गई है। और दूसरा, इसमें R&D भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब जो नई RRTS डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें इंडिया अपना इंडिजिनाइजेशन दिखाएगा। ठीक है। Next article is talking about the good news that there is no increasingly diverse pathway for teacher who can work on their building their own skills. ऐसे भी डिस्कस अबाउट कि स्टूडेंट का तो स्किल्स बढ़ना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ टीचर्स का भी बढ़ना चाहिए। टीचर्स का स्किल्स कैसे बढ़ेगा? तो इन द वेरियस एरियाज, स्टेम फील्ड में या फिर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड यहाँ पर मार्क नहीं कर सकते। तो NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आप स्किल ट्रेनिंग करो, रीस्किल ट्रेनिंग करो। और So in ऐसे इस कुछ चीज। context में हाँ we have talked about कि there have been introduction, yeah, we are talking about introducing the short-term courses or the diploma courses where we talk about that they are going to be significant for upskilling. हम्म, एक अलग से मेरिट एग्जाम हो सकता है टीचर्स लोग के लिए, और साल भर में एक या 2 साल के अंदर में एक कोर्स दिया जा सकता है, तभी फायदा हो सकता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन औषिक, और फाउंडेशन फॉर तो द इसमें जो टेलर्ड मेरिट स्किल की आप बिल्डिंग। बात करो, क्या वो? मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मेरिट एग्जाम के जो आप बात करो, बेसिकली वो इनका एग्जाम तो भी होता है, लेकिन जो मेन दिक्कत है वो है कि अ, आपके जो डिप्लोमा और टीचिंग कोर्सेज मॉड्यूल जो होते हैं वो बेसिकली उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। तो जो हमारे एजुकेशन एक्स एजुकेशन सेक्रेटरी है, उनकी एक बुक है, उसके अंदर उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया है कि कोल मिनिस्ट्री से ज्यादा करप्शन एजुकेशन टीचिंग में है, जो टीचर एजुकेशन होती है। तो जितने भी ये B.Ed, DL.Ed, JBT कॉलेज जो होते हैं, इसमें जो है आप घर बैठो और डिग्री मिल जाती है। तो उसका सबसे पहले आपको डिजिटाइजेशन करना चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड्स, ताकि वो चीज़ ना हो। और जो टीचर सही में बनना चाहता है वो प्रॉपर जाकर बने। दूसरा हम्म ये कि आप मिड कोर्स सेमिनार्स या फिर
स्किल डेवलपमेंट सेशन करवा सकते हैं, जो अभी होता भी है, ऐसा नहीं है कि नया है, अभी होता है। मतलब मिड टर्म ट्रेनिंग होती है टीचर्स की। अभी फिनलैंड मॉडल ऑफ दिल्ली अपना सकते हैं, जिसमें कि 75 टीचर्स एनुअली फिनलैंड जाते हैं, जो न्यू पेडागोगी सीखने के लिए, जो कि दिल्ली स्कूल्स में अप्लाई भी हो। जो मैकेनिज्म ऑलरेडी है, इन्हीं को अच्छे से बढ़ाने की जरूरत है। हम्म। Odisha government plans selfie with chief minister initiative at higher education institute. तो इससे क्या फायदा होगा? Has been under the integrated youth development program में लाया गया है, और funds had been transferred in the initiative keeping the student strength in mind. तो भाई बेसिक पीपल्स अब रिप्रेजेंटेटिव या फिर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ाने के लिए दिया है, क्या बज ऑफ यूज ऑफ द हायर एजुकेशन को बढ़ाने, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो उड़ीसा के लिए एक चीज मैं और बोल देता हूँ कि उड़ीसा इज द लीडिंग एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यस, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी, और स्पोर्ट्स फंड्स भी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग भी, तो उसमें उड़ीसा काफी हायर रैंक पे है आज के टाइम पे। यस। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाइड केरला एड वर्थ 330 करोड़ विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो सेंटर है डिनाइड, तो जो एड होता है उसके बारे में कुछ पता पर प्रेस? सेंटर गिव्स द स्टेट गवर्नमेंट द एड। एड पूछ रहे हो ना उसी का? हाँ हाँ, एड हाँ। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 271 स्पेसिफिकली बताता है ग्रांट्स इन एड, यानी ग्रांट्स इन एड, यानी जो स्टेट को चाहिए होती है एड, वो आप ग्रांट देते हो उनको। दो तरीके की होती है, स्पेसिफिक और टारगेट ओरिएंटेड। तो इसमें क्या होता है कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट उसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन शॉर्ट ऑफ फंड्स है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो ग्रांट इन एड दिया जाता है स्पेसिफिक टारगेटेड उसके लिए। एक होता है कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट, तो उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की फुल फ्लेज डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि कितना देंगे, देंगे या नहीं देंगे। तो बेसिकली इसको लेकर के सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस में एक इशू रहता है कि ग्रांट्स इन एड डिले हो जाती है, पेमेंट रिलीज नहीं होती है। तो जो फाइनेंस कमीशन है, उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल आता है यहाँ पे अंडर आर्टिकल 280 टू डिसाइड द फॉर्मूला फॉर द ग्रांट्स इन एड एंड टू प्रोवाइड द डिविडेंड ऑन टाइमली बेसिस। जैसे मना कर ही सकते हैं, इसका मतलब पूरा पावर होता है सेंटर के पास। अगर अगर स्कीम डिस्क्रिशनरी है तो, मतलब अगर ग्रांट देनी है वो डिस्क्रिशनरी है तो, हाँ। अगर टारगेटेड है, स्पेसिफिक ओरिएंटेड है, तो देना पड़ेगा। Women issued ticket and bus define government free ride scheme। मतलब ये एग्जाम्पल है कि वहां पर भी आया गया, जैसे कर्नाटक में लाया गया था विद रिस्पेक्ट टू फ्री राइड्स की, वो तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया गया। नहीं, इससे और फिर मुझे ये लगता है कि जो कल हमने बात की भी थी कि फ्री में हर वुमेन को देना चाहिए, नहीं, तो ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल व्हिच इज शोइंग दैट इवन द वुमेन section is not very much happy regarding this populistic measure to provide the universal free ticket to women. So there should be a scientific criteria on the economy basis. बस बट इसमें तो जो बस कंडक्टर है उसने इशू की है ना, वो इशू है यहाँ पे। वही तो। गवर्नमेंट ने खुद नहीं ली है मतलब टिकट। प्रवेश, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम, और एक और मार्क्सिस्ट है, उसमें फर्क है। सीपीआई में क्या फर्क है, सीपीआई और सीपीआई मार्क्सिस्ट में? The Communist Party of India, I think this was started around 1927, and it believes in the democratic principles to raise their demand. It promotes the communist ideologies. As far as the CPI Marxist is concerned, they have the
backings from the, prefer the bloodshed revolution. You can rectify me if I'm speaking wrong. जो सीपीआई मार्क्सिस्ट, जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट वाज फाउंडेड इन 1925, एम.एन. रॉय, वो वाला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसमें से टूट के बना सीपीआई मार्क्सिस्ट। हाँ, एग्जैक्टली। और जब 1962 वॉर हुआ था, उसके बाद जब हुआ तो मौ का आया, तो फिर वो सीपीआई मॉइस्ट बना टूट करके। और तो दो तीन पार्टी हैं बेसिक, तो ये याद रखना। तो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि कम्युनिस्ट जो पार्टी ऑफ इंडिया है, वो बात करते हैं कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट लेनिज्म, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और और दूसरा जो एक सीपीआई मार्क्सिस्ट है, ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिव ग्रुप जैसे काम करते हैं। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब के थे। और जो दूसरे वाले से मॉइस्ट है, वो तो एक तरह से आर्म्ड रेवोल्यूशन के हिसाब से। ओके, थैंक यू। कैलिब्रेटिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया फ्यूचर ग्रोथ, तो इसमें बात कर रहे हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। वर्ल्ड बैंक हैज पेग्ड, तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में फ़र्क ये है, अगर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव देखा जाए तो आईएमएफ लोन्स देता है कोई कंट्रीज को तो वो हैव डिफॉल्टेड, और उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। वेयर एज वर्ल्ड बैंक जो स्पेसिफिक ग्रांट देता है, लोन भी दे सकता है फॉर द स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक एड। मानसी, मीन्स कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए भी यस। लाइक इंडिया के केस में भी लोन्स देता है, तो क्रेडिट देता है। सो वो एक माइनर डिफरेंस है। तो इंडिया के सामने क्या चैलेंजेस है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि देर इज अ रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास वॉर दैट हैज क्रिएटेड अ क्लाइमेट ऑफ सैंक्शन। कितना अच्छा वर्ड है, क्लाइमेट ऑफ सैंक्शन, leading to the breaks in supply chains and disruption. स्विफ्ट, स्विफ्ट है क्या प्रवेश? आई थिंक कौशिक, स्विफ्ट एक इंटरनेशनल बैंकिंग पोर्टल है। आई थिंक जिसके थ्रू विच वी डू द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। SWIFT stands जैसे for Society for हाँ, Worldwide Interbank Financial Telecommunications, and ये एक ऐसा सिस्टम है, लाइक लिखा है कि फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस के लिए सिस्टम है जिसमें अगर आपको परमिशन देनी पड़ेगी, ओनली देन transactions can happen. So without this, internationally also domestically भी India complies with this, and अभी रशिया के ऊपर स्विफ्ट सैंक्शंस ही इम्पोज किए गए थे कि सो दैट रशिया इज नॉट एबल टू कैरी आउट ट्रांजैक्शंस इन यूएस डॉलर्स। जैसे और अगर बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज समझना है, जैसे गति शक्ति प्लेटफॉर्म है ना, कि हर एक मिनिस्ट्री के अंडर में कोऑर्डिनेशन करके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, वैसे ही स्विफ्ट का एक पोर्टल, एक इंटरफेस है जो हर एक बैंक को कनेक्ट करता है, ताकि अगर इंटर बैंक, अगर आप फाइनेंशियल एक्सचेंज करेंगे, भेजेंगे यहाँ से फंड, तो बैंक को पता चलना चाहिए। तो एक एक एक्सटर्नल सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर में पता लग सके कि पैसा मेरा यहाँ से वहाँ कहाँ जा रहा है, ट्रांसफर कैसे हो रहा है, एक आसान लैंग्वेज में। तो स्विफ्ट से इसको बाहर कर दिया गया रशिया को। तो रशिया और यूके चाइना का अलग एक स्विफ्ट मैकेनिज्म, उसको नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन So वो then डिफरेंट। can we say that it is the global central bank? नहीं, सेंट्रल पेमेंट सिस्टम है प्रवेश, एनपीसीआई ऐसे इंडिया में ना, वैसे पेमेंट सिस्टम है, बैंक नहीं है वो, स्विफ्ट इट पोर्टल इज है, नॉट एन पेमेंट सिस्टम। इंस्टीट्यूशन। हाँ, पेमेंट के अंदर में उसको इंटरफेस है कि आप व्हाट्सएप बोल सकते हैं, जैसे एक अच्छा वर्ड लिखा था व्हाट्सएप फॉर द बैंक्स, कि मेरा मेरा कोई अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक ऑफ चाइना तुम्हारा है, या मानसी का बैंक ऑफ अमेरिका है, तो मैं जो फंड भेजूंगा ना, तो एक ट्रांजेक्शन पता चल सकता है कि उसको पता रहेगा कि किस बैंक में कितना है, ट्रांजेक्शन से पता लगाने के लिए, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। तो बेजल 3 नॉर्म में इसी का बात करता था कि कैसे ट्रांसपेरेंसी एक बैंक से दूसरे बैंक में हो, क्योंकि क्या होता था कि लोग एक बैंक में पैसा लेते थे, फिर दूसरा बैंक से आके लोन लेते थे और फिर चुकाते नहीं थे। तो बैंक के बीच में एक अवेयरनेस होना चाहिए ना, कि कौन बैंक से कितना पैसा लिया जा रहा है, वो लोग जो ले रहे हैं कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। तो स्विफ्ट इसके लिए था। तो इसमें अगर बोला गया है तो कि इंडिया को क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट रेट, तो लिखा हुआ है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है कि कैपिटल इनफ्लो, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है अभी, तो अभी इट इज ओनली 29.2%,
तो उसको बढ़ाना चाहिए। जब बढ़ेगा जब देयर इज इंक्रीज इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अभी जो मेजरली होता है गवर्नमेंट बेस्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है। मानसी। Yes, right, Ashik. तो इन्वेस्टमेंट रेट अगर 33% से ऊपर जाता है तो एक फायदा होगा। सेविंग रेट भी उसी का अराउंड है, 29% के आसपास में। तो ये बढ़ना चाहिए। दूसरा लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन 68.9% जो वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगा, और ये धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, एक समय पर डिक्रीज करेगा। 26 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टैग्नेशन में जाएगा। तो इसलिए स्किल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक पेरिल नहीं बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करें। फिर नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में 48% ऑफ द पीपल दे आर इंगेज इन दैट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेंगे अलॉन्ग विथ सर्विस सेक्टर, तब जाके एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर सरप्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव एआई ओवरऑल कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्रोथ को, अगर सही डायरेक्शन में लेके जाए तो। फिर जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट इंडिया हैज टेकन, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जीजीआई एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये बात करता है कि पूरे पूरे दुनिया में अगर इन द सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में आप सोलर का यूज करोगे तो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का परसेंटेज बढ़ेगा। तो उसके लिए इंडिया बात करता है क्लाइमेट 26 हुआ था, COP 26 हुआ था ग्लासगो में। 27 शर्म एल शेख इजिप्ट। तो ग्लासगो में बात हुआ था इंडिया का कि 1 बिलियन टन हम रिड्यूस करेंगे, नेट जीरो हम 2070 तक करेंगे, 50% टारगेट अचीव करेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होता है कि कैसे सस्टेनेबल ग्रोथ करे, फिजिकल प्रूडेंस के हिसाब से कम खर्चा करे, सब्सिडीज को कम करे, एक्सेस जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करे, और मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस करे, रेजिंग ऑफ द सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट उसको कैसे बढ़ाए, एफडीआई को कैसे लाए, इंप्रूविंग स्किल एक्विजिशन कैसे करे। तो ये सब एरिया पर इंडिया को फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म में, तभी जा करके इंडिया ग्रोथ सस्टेन रहेगा। तो नो मोर हॉट एयर अबाउट द एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कैसे बात किया है कि जब भी दिवाली आता है या फिर नवंबर का समय आता है जब स्टबल बर्निंग होता है, उसी में बात होता है एयर पोल्यूशन का। बाकी दिन भर में साल भर में नहीं बात होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इकोलॉजिकल ऑडिट, जैसे इन्वायरमेंटल ईआईए होता है वैसे इकोलॉजिकल ऑडिट कर सकते, पॉल्यूशन इंडेक्सिंग कर सकते सिटीज एंड टाउनशिप का, तब पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म सेटअप हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट की वर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म बढ़ा सकते हैं जब पॉल्यूशन इंडेक्स से कौन सिटी में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है उसके हिसाब से रैंक दे सकते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में रैंक देते हैं वैसे। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था, जिसके अंदर मैं बात किया कि जो इंडिया का 131 पॉल्यूटिंग सिटीज़ है उसको कम किया जाए और उसको एक सही रास्ते पे लेके जाए। तो इसमें PM 2.5 है, पर्टिकुलर मैटर 2.5, PM 10 ओजोन, फिर अमोनिया, SO2 NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, ये सब इसमें है। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो ग्रेट निकोबार प्लान डेवलपमेंट प्लान, ये क्या है प्रवेश? द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान, जो एक साल पहले बात हो रहा था इसके ऊपर। No, Ashik, I'm not fully sure. So can you please explain? 75,000 करोड़ का ये प्लान था, जिसमें बात किया गया कि कैसे निकोबार आइलैंड को डेवलप करे एज स्ट्रैटेजिक बेस फॉर द इंडियाज ग्रोथ और इंडिया सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन। उससे क्या चाहिए? तो टूरिज्म प्रमोट करने के लिए लोग वहाँ बसेंगे, वहाँ पर लैंडिंग पैड बनेगा, एयरबेस बनेगा, फिर केबल बिछेगा विद रिस्पेक्ट टू द गीगा गीगा फाइबर, और सैटेलाइट नहीं, डिफेंस का इस्टेब्लिशमेंट होगा इन द अंडमान एंड निकोबार कमांड के लिए। तो इसको प्रमोट करने किया गया। तो लोग बोल रहे थे कि उसके लिए एडिशनल पेड़ काटना पड़ेगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होगा इसमें, वही बात। तो और ये ग्रेट निकोबार के साउदर्न पार्ट में हो रहा है, जहाँ पे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह भी बना रहे हैं। हम्म
अब इसमें बात हो रही है कि प्रैक्टिसेस वर्थ एग्जामिनिंग। हम लोग क्या प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं? पहली बात है हम लोग क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो दो ले लिए। इकोलॉजिकल ऑडिट ऑफ प्रोजेक्ट, पॉल्यूशन इंडेक्सिंग ऑफ सिटीज, इसको लिख लेना। दूसरा का प्रैक्टिस क्या क्या है, तो इसमें बात हो रहा है, नीचे में एक एग्जांपल है, दे आर वर्दी प्रैक्टिसेस सच एज विंड पाथ फॉरेस्ट इन सेवरल कंट्रीज, इंडिया ओन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, इसको यूज कर सकते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री है क्या मानसी? Social forestry, like we have Miyawaki method, like urban areas, urban cities, may we are promoting forestry and participation of the society in this drive. इसमें डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन होता है बैरन लैंड पर, तो उसको सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ये आया था 1976 में। बोला था कि विलेज फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया था, बोला था कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट पर नहीं छोड़ सकते, हम लोग कहीं पर भी बैरन लैंड है तो वहां भी ग्रो कर सकते हैं ट्रीज। हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसी, अगर बोला जाए, क्वेश्चन है प्रवेश एज आईआर, तो क्या बोलोगे? कमेंट। Dual standard of Western powers. एग्जाम्पल लेके 2 to 3 पॉइंट्स। Example, climate finance. हम्म। Example, terrorism. हाँ, डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। तो तीसरा? You multilateral agencies reforms हाँ, वेस्टर्न like हेजेमनी। UN. नॉर्मेटिव पावर, जो भी डिसाइड किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द की स्टैंडर्ड, कि हम लेबर स्टैंडर्ड्स करेंगे, क्लाइमेट फाइनेंस का स्टैंडर्ड ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, जो स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, जो हम लोग बात करते हैं इंडेक्स स्टैंडर्ड, ये सब वेस्टर्न कंट्री डोमिनेशन होता है, फिनलैंड, स्वीडन और इस सब का। तो अभी एक हिपोक्रेसी है कि उन लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं रशियन ऑयल एंड गैसेस, का लिए एक डेटा था, देखे थे कि सबसे ज़्यादा, लेकिन वो ब्लेम कर रहे हैं बाकी इंडिया चाइना को कि वो बाई कर रहे हैं रशियन गैस एंड ऑयल, जबकि सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन करते हैं। तो एक हिपोक्रेसी एक तरह से देखा जाए तो दूसरी तो बात एक हो। हिपोक्रेसी अभी हमें इजराइल वॉर में भी देखने को मिल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि नॉर्थ अमेरिका, मतलब अमेरिका ने सैंक्शन भी कर दिया, लाइक वीटो पावर भी यूज करी है कि ट्रूस नहीं होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट आल्सो सेज कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी की जानी चाहिए। तो ये प्रवेश इसको बता, प्रोमिसेस एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जो इलेक्शन के बाद दिखा, चाहे वो तेलंगाना में वहां पर, तो इसमें तो एक पॉइंट पॉइंट तो ये हो गया कि आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं फ्री करूंगा ये चीज़, मैं सब्सिडी दूंगा, 2500 रुपीज़ मैं दूंगा वेमेन को, तो ये सब कौन चुकाएगा? मिडिल क्लास। और स्टेट के पास इतना पैसा है, स्टेट के पास इतना फाइनेंशियल स्टेटस है, तो कैपेबिलिटी है, कर सकते हो, तो फिजिकल डिफिसिट कितना हाई जा सकता है, स्टेट बोर्डिंग कितना हाई हो सकता है, ऑलरेडी सीएजी का फिगर्स है, तो इसका बात हो रहा है सिर्फ। मानसी से मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मानसी, जो जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट था 2017, क्या वो अभी एग्जिस्ट करता है? मतलब अभी दे रहे हैं जीएसटी कॉम्पनसेशन स्टेट्स को, या फिर अभी हो गया पूरा? नहीं, वो 5 years के लिए था, अभी टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं किया था उसमें। रिसेंटली देयर वाज अ डिबेट आल्सो, सो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही बोला कि अगर स्टेट्स को शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एज फार एज द रेवेन्यू इज कंसर्न्ड, एंड दे हैव टू मीट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन या सजेशन दिया, जिस पे पूरा डिबेट हुआ, वो यही था कि स्टेट गवर्नमेंट उतने अमाउंट को पैसा बोरो कर सकती है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बोरो करोगे तो आपको रीपे भी करना पड़ेगा, बट कॉम्पनसेशन जो पहले प्रॉमिस किया गया था, जितना गैप होगा उसमें ऑब्वियसली स्टेट्स को रीपे नहीं करना पड़ता, तो वो लायबिलिटीज और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है स्टेट की। यानी अभी है? नहीं, नहीं है। 5 years with the time period, so after that completion that has not been extended further. थैंक यू मानसी। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद बोथ कोरियाज, इंडिया का डिसीजन हुआ था इन 1973, तो एक फैक्ट है, इसको ले सकते हैं। कोरियन वॉर और 1951, जिसमें नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया था साउथ कोरिया के ऊपर में, तो फिर बाद में फिर 38 पैरेलल लाइन जिसको बोलते हैं, उसके अराउंड ही ट्रीटी साइन हुआ, इसमें बफर जोन क्रिएट किया गया।
बीजेपी सोशल मीडिया स्पेंडिंग वॉज फॉर हायर देन द कांग्रेसेस। तो इसमें बात हो रही है कि सोशल मीडिया कितना एक इम्पोर्टेंट टूल है फॉर द वोटर इन्फ्लुएंसिंग, और कैसे आप अवेयर करते हो पीपल रिगार्डिंग द गवर्नेंस। तो सोशल मीडिया भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो एस्टैब्लिशमेंट मीडिया था या फिर एस्टैब्लिश मीडिया था, उससे हट करके अब सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। कौशिक, जो इलेक्शन कैंपेनिंग की जो कॉस्ट होती है, जो हर पार्टी के लिए तय होती है, हर इंडिविजुअल एमपी के लिए तय होती है, क्या सोशल मीडिया की कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है? अभी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी ही फंड करते हैं। पार्टी का फंड तो इंक्लूडेड होता नहीं है। अगर इंडिविजुअल देखा पार्टी का जाए तो फंड नहीं होगा मतलब आप क्या बोलना चाह रहे सोशल हो? मीडिया। पार्टी का फंड मतलब? मतलब जो काउंटिंग होता है तो पार्टी फंड इंक्लूडेड नहीं होता है अंडर द एक्सपेंस कमिटेड बाय द इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है। मतलब इंडिविजुअल एमपी के ऊपर होता है, ठीक है। नहीं, इंडिविजुअल एमपी पर नहीं होता है, वही बता रहा हूँ ना, पार्टी फंड के ऊपर होता है। तो वैसा कुछ प्रोविजन नहीं सोशल मीडिया में। आप बताओ। नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी ये है कि हर इंडिविजुअल एमपी का डिसाइड है कि आप इलेक्शन में इतना पैसा जो है अपने आप कैंपेनिंग के ऊपर खर्च सकते हो, हाँ। मतलब जो हम्म, लिमिट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी एक एक्सपेंस लिमिट जो होना इलेक्शन चाहिए। कमीशन ऑफ उसको लगाना चाहिए। हाँ, ये बात। ये बात ले लो रविश। ऑन लिस्टिंग ऑफ द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक ये टॉपिक हम कई बार ले चुके हैं, तो तो जब एक भी ब्रीफ में आप देखेंगे। बताओ हाँ, रूल्स, और ये ले लो एक बार, क्या रूल्स कहता है विद रिस्पेक्ट टू द केसेस, तो लिस्टिंग ऑफ इसमें द बताया केस। कि क्या होता है। तो फर्स्ट रूल बताया कि मूवमेंट ऑफ केसेस कैसे होता है, कि जो पहले से लिस्ट होते हैं उनके नोटिस जो है एक बेंच से दूसरे बेंच में जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जो श्यून जजेस होते हैं, यानी जो छोटे जजेस होते हैं, वो इस नोटिस को फॉलो करके मैटर सीनियर जज के पास भेजते हैं लिस्ट होने के लिए। और द टू लॉयर्स दैट सीजे एज अ मास्टर ऑफ रोस्टर हु हैज एडमिन कंट्रोल ओवर द एलोकेशन ऑफ केसेस शुड रिस्पॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स की 2013 की बात की गई है, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है और कैसे वो रोस्टर कॉन्स्टिट्यूट होगा। हैंडबुक है हमारे यहाँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एंड ऑफिस प्रोसीजर की, जो कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिश की। सीजीआई जो है एलोकेशन बेंच का डिसाइड करता है और असाइनमेंट देता है हर बेंच को कि कौन सा केस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर है मिस्टर दवे, इन्होंने बोला है इस सेक्शन को कि केसेस फोरम एंड लिस्टिंग टू नोट, कि केस एक बार लिस्ट हो जाए या नोटिस लग जाए या डिसमिस हो जाए हियरिंग स्टेज पे, तो वो फर्स्ट कोरम, मतलब ये थोड़ा जुडिशियल टेक्निकल टर्म्स है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके से जो कमेंट दिए जा रहे हैं वो बड़े शॉकिंग है, क्योंकि ओपन लेटर से ये बातें बताई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मास्टर रोस्टर होते हैं, उनकी एक अच्छी डिग्निफाइड पोजीशन होती है, और फंक्शन के इंटरेस्टमेंट के लिए उनका मास्टर ऑफ द रोस्टर होना जरूरी है। और ये उनकी जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रिजर्व करने के और इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सेफ गार्ड करने के लिए ही प्रोविजन। तो दो लाइनों में मैं बता देता हूँ मास्टर ऑफ रोस्टर फिर से, कि हर कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसे मास्टर ऑफ द रोस्टर इसलिए बोला जाता है कि वो डिसाइड करता है कि कौन सा केस किस जज के पास जाना है या किस बेंच के पास जाना है, और तभी वो हियरिंग शुरू होती है। अब बात है लिस्टिंग की, तो लिस्टिंग जो होती है रजिस्ट्रार जनरल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स करते हैं जजेस के सामने, और वो बेसिकली भी मैनुअल की जाती है। तो उसमें डिजिटाइजेशन एज अ रिफॉर्म उनमें बात की कि आना चाहिए, ताकि करप्शन ना हो और पैसे ना चले केसेस के ऊपर और नीचे में, क्योंकि उससे पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती है और जो अंडर ट्रायल्स हैं उनका कभी नाम ही नहीं आता है, उनका केस ही नहीं सुना जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव में करने की जरूरत है। Yeah, Bora, can Chat GPT, the chat bot developed by OpenAI, replace human therapist? Mansi? Ashu, can you again scroll up? लिखा हुआ कि can Chat GPT and chat bot replace human therapist? क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। No, it is very clear. We have again talked this up several times. Ki technology cannot replace humans. It can help in aiding, it can help in improving the efficiency. So
like labor productivity can be increased by technology, example ChatGPT, and it cannot replace them 100%. So वो जो when we Two talk about the example, cognitive skills, so that cannot be replaced via technology. It cannot replace the human feelings, like जो human यहाँ पे we are talking about the human therapist. So that cannot right now, as per the current developments, it cannot be completely replaced. हाँ, तो इसमें एक अच्छा वर्ड लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, वो आंसर देगा। लेकिन चैट जीपीटी को नहीं पता ना कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको सोसाइटली प्रॉब्लम किए जा रहा है या बचपन का ट्रॉमा है, वो चैट जीपीटी के पास तो डेटा नहीं है। तो ये लिखा हुआ है फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन अगर होने से लोग से करते हैं तो उसका अपना खुद का इंसाइट पता चलता है सामने वाले को, तो वो चैट जीपीटी से नहीं कर सकते। तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेरेंट्स से है, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर आप जेंडर डिस्क्रिप्शन है, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, तो चैट जीपीटी को नहीं पता। और डायरेक्टली आप डेटा फीड भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको लगेगा मैकेनिकल लगेगा, और ऐसे इसमें बात दूसरा करने ये से बोल सकते हैं कि जो चैट जीपीटी और टेक्नोलॉजी बेसिकली उसमें नो इमोशन है, तो नो यस। स्पेस फॉर इमोशन है। लेकिन जब ह्यूमन थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो इमोशन भी है, इम्पैथी भी है। तो बेसिकली यस। उसके शूज में जाके उसका सोल्यूशन दिया जाता है, रादर की एनकोडेड सोल्यूशन दिया जाए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एलिजा इफेक्ट। तो एलिजा इफेक्ट है कि इट इज फिनोमेना दैट पीपल थिंक कंप्यूटर प्रोग्राम सिमिलर सिस्टम हैव कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ द वे दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर इनपुट। जैसे हम जो एलेक्सा बात करते हैं, एलेक्सा, या तो एक लोग को लगता है कि कंप्यूटर भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं मेरे से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास सेम इमोशन है, तो वो उसका एलिजा इफेक्ट बोलते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर 1960s कंप्यूटर प्रोग्राम विच रिस्पॉन्डेड टू द यूजर बेसिक सेंटेंस दैट echoed their original word। तो ये चैट जीपीटी एक एग्जांपल है एलिसा इफेक्ट का, लेकिन वैसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके वो डिपेंड करता है उनके पास कि एल्गोरिदम कैसे फीडेड है, उसी पर डिपेंड करता है। उसको पता ही नहीं रहेगा, बाकी सब पर्सपेक्टिव रहेगा नहीं बाकी सब चीज़ का, तो इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकते। फ्रीबी पॉलिटिक्स विल टेक टोल ऑन इकोनॉमी, क्योंकि आप असली में आपको डायरेक्टेड बेनिफिशियरी ट्रांसफर इसको उसमें प्रमोट करना चाहिए, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स रादर देन फ्रीबीज। कुछ कुछ जगह फ्रीबीज इंपॉर्टेंट होता है लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है, वो छोटा सा एरिया जहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। तो ओशिक इसमें क्या ऐसा बोल सकते हैं कि बेसिकली फ्रीबीज तो हर पार्टी देती है, लेकिन फ्रीबी कल्चर को क्रिटिसाइज हर पार्टी करती है, क्योंकि वो दूसरा जो फ्रीबी दे रही है पार्टी, बस उससे वो परेशान है कि वो क्यों दे रही है। हाँ, ये होता है ना। फिर वो तो इकोनॉमिक्स का एंगल लाते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन है ना फ्रीबीज के ऊपर, तो फ्रीबी कंपटीशन है इंडिया के अंदर में, फ्रीबी कल्चर कंपटीशन, कि मैं भी दूंगा, मैं आसान तरीका है ना जीतने को इलेक्शन, इसलिए। तो आप क्या सोल्यूशन दोगे इसका, क्या